हेलो फ्रेंड्स। तो आज की स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसकी मोम एक तलवार के मैजिक से गोल्ड में बदल जाती है और उसे इस कर्स को तोड़ने के लिए वर्ल्ड के एंड तक जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे एंजॉय करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। तो मूवी की शुरू में हम फ्लेक नाम के एक वाइकिंग क्लैन को देखते हैं जो समुद्र से मछलियाँ पकड़कर लौट रहे हैं। इनका लीडर है हेलवर्ड नाम का एक वाइकिंग जिसे ये बोरिंग काम बिल्कुल पसंद नहीं है और वो चाहता है कि लाइफ में कुछ एडवेंचर और डेयरिंग होना चाहिए। तभी वो सामने से एक पायरेट शिप को आते हुए देखते हैं जिसका लीडर स्वैन नाम का एक बारबेरिक वाइकिंग है और वो हेलवर को फिशिंग करते देख उसका बहुत मजाक उड़ाता है। हेलवर भी शायद इसी मौके की तलाश में था और वो गुस्से में स्वैन की शिप पर अटैक कर देता है। लड़ाई के दौरान स्वैन की एक मैजिकल तलवार उछलकर हेलवर की शिप पर आ गिरती है जिसके साथ एक गिलहरी भी है और हेलवर स्वैन को सबक सिखाने के लिए तलवार को अपने कबीले में ले आता है। कबीले में हम उसके बेटे विक को देखते हैं जो खुद भी अपने डैड की तरह एक वाइकिंग बनना चाहता है और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। यहीं हम विक की मोम इलिया को देखते हैं जो हेलवर के खाली हाथ आने से बहुत नाराज है और उसे खुश करने के लिए हेलवर उसे वो मैजिकल तलवार दिखाता है, लेकिन इलिया इससे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती और हेलवर भी उस तलवार को वहीं छोड़कर चला जाता है। विक अपनी फ्रेंड मारिया के साथ उस तलवार को चेक करने आता है और देखता है कि वो गिलहरी उससे दूर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अगले दिन कबीले में एक कंपटीशन रखा जाता है जिसे जीतने वाले को हेलवर के क्रू में शामिल किया जाएगा और विक और मारिया भी वहां अपना चांस लेने आए हैं। मारिया अपनी स्किल से सबको बहुत इम्प्रेस करती है और फिर बारी आती है विक की, लेकिन इससे पहले कि वो अपना निशाना लगा पाए एक दूसरा तीर आकर निशाने को भेद देता है। पता चलता है कि एक दूसरे फेमस वाइकिंग का बेटा लीफ है जो यहाँ हेलवर के क्रू में शामिल होने आया है और हेलवर भी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं लीफ को इस टूर्नामेंट का विनर घोषित करता हूँ। विक उनसे अपनी टर्न के बारे में पूछता है, लेकिन हेलवर ये कहकर मना कर देता है कि तुम और प्रैक्टिस करके अगले साल ट्राई करना, और इससे विक का दिल टूट जाता है। शाम को वो लीफ के लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं, लेकिन विक इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता और अकेला बैठकर उस तलवार को एग्जामिन करने लगता है। हेलवर उसे वो तलवार लीफ को दिखाने को कहता है, जिस पर लीफ बताता है कि ये तो एस्गार्ड के राजा ओडिन की तलवार है और कहा जाता है कि ये किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। हेलवर इसे यूज करने का तरीका पूछता है, लेकिन लीफ उसे छूने से मना कर देता है और कहता है कि ये तो आपको खुद ही ढूंढना होगा। तब विक उन्हें बताता है कि तलवार के ब्लेड पर कुछ निशान बने हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्हें तलवार को 8 की शेप में घुमाना होगा और फिर उनके चुटकी बजाते ही ये काम करने लगेगी। फिर वो उन्हें इसका एक डेमो दिखाता है और उसके चुटकी बजाते ही तलवार से निकली पावर एक चिकन को गोल्ड में बदल देती है। ये देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं और हेलवर कहता है कि अब तो वो यहाँ का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। इसके बाद वो एक एक करके चीजों को गोल्ड में बदलने लगता है और इसी जल्दबाजी में वो इस पावर का यूज अपनी वाइफ पर कर देता है जिससे वो एक गोल्ड स्टैचू में बदल जाती है। विक ये देखकर रोने लगता है और हेलवर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तब लीफ उन्हें तलवार की स्टोरी बताता है कि इसे ओडिन ने अपने बेटे लोकी के लिए बनाया था और यह एस्गार्ड के बाहर किसी भी चीज को सोने में बदल सकती थी। लेकिन लोकी और उसका भाई थोर आपस में लड़ते रहते थे और इससे नाराज होकर ओडिन ने लोकी को एस्गार्ड से बैनिश कर दिया। उसने लोकी की सारी पावर्स छीन ली और उसे वॉर्न किया कि जब तक वो अपना नेचर ठीक नहीं कर लेता तब तक वो इस तलवार को नहीं छू पाएगा, और तब से लोकी को किसी ने नहीं देखा। विक पूछता है कि इससे भला मेरी मोम के ठीक होने का क्या कनेक्शन है, और तब लीफ उन्हें इस कर्ज को तोड़ने का तरीका बताता है। इसके लिए उन्हें एक ऐसे आइलैंड तक जाना होगा जो अर्थ और हेवन की बाउंड्री पर बना हुआ है और वहाँ एस्गार्ड जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता है जिसे सब लोग बिटफ्रोस्ट के नाम से बुलाते हैं। उन्हें इस तलवार से उस जगह को एक्टिवेट करना होगा जिससे तलवार की पावर्स खत्म हो जाएंगी और इलिया वापस अपने असली रूप में आ जाएगी। हेलवर ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन लीफ बताता है कि ये करने के लिए उनके पास बस 4 दिन का वक्त है, वरना तलवार का कर्ज परमानेंट हो जाएगा। एक आदमी उस आइलैंड तक जाने का रास्ता पूछता है और लीफ बताता है कि मैं वहां जाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विक भी उनके साथ आना चाहता है, लेकिन हेलवर इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम अभी इस जर्नी के लिए बहुत छोटे हो। सुबह वो एक बोट लेकर उस आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं और पता चलता है कि विक और मारिया भी छुपकर बोट पर आ गए हैं, जिनके साथ वो गिलहरी भी है।
तभी हम स्वैन और उसके पायरेट्स को आते हुए देखते हैं, जिसकी नजर इलिया के उस गोल्ड स्टैचू पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि हेल्वर ने तलवार को यूज करना सीख लिया है। जल्दी ही दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी चक्कर में विक और मारिया पायरेट्स के हाथ लग जाते हैं। स्वैन बच्चों के बदले हेल्वर को ब्लैकमेल करता है और हम देखते हैं कि उसने हेल्वर के ग्रुप को एक आइलैंड पर छोड़ दिया है और खुद तलवार और स्टैचू को लेकर वहाँ से निकल गया है। विक इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, लेकिन मारिया कहती है कि तुम्हें एक बार अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए। विक भी कुछ सोचकर अपने डैड से बात करने जाता है, लेकिन हेल्वर उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाना चाहता था, क्योंकि तुम एक वाइकिंग बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। तब लीफ उसे समझाता है कि विक एक बहुत ही समझदार लड़का है और तुम्हें एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए। विक भी कुछ सोचकर एक आइडिया निकालता है और हम देखते हैं कि उसने एक पेड़ और क्रू के कपड़ों से एक बोट बना ली है और वो सब उसे लेकर पायरेट्स का पीछा करने लगते हैं। इधर स्वैन अपने लोगों के साथ एक पायरेट क्लब में आता है और कहता है कि अब हम कुछ दिन यहाँ आराम से गुजार सकते हैं। वहाँ वो क्लब के मालिक टेरी से मिलता है, जिससे उसने काफी उधार लिया हुआ है और कहता है कि आज मैं सारा हिसाब चुकता करने आया हूँ। टेरी भी इतने सारे गोल्ड को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि इससे तो तुम ये पूरा क्लब खरीद सकते हो। स्वैन जो अब तलवार को यूज करना सीख चुका था, अपने लोगों के लिए ढेर सारा गोल्ड बनाता है और कहता है कि अब हम यहाँ के सबसे अमीर पायरेट्स हैं। उधर विक और उसके साथी भी क्लब तक पहुँच जाते हैं।